नमस्कार, सिंबसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज गिरावट। निफ्टी करीब 220 पॉइंट फिसलकर 25,800 के नीचे। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम और एशियन पेंट्स से बनाया सबसे ज़्यादा दबाव। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट से ज़्यादा फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा बिकवाली। 1% ज़्यादा फिसले दोनों इंडेक्स। 2 दिन में 10% चढ़ा इंडिया विक्स। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट प्रेस से ठीक Q2 में अच्छे नतीजों से फिजिक्स वाला में खरीदारी। वहीं अमेरिका में टैरिफ लगने के संकेतों से चावल शोरूम में जोरदार कमजोरी। एलटी फूड्स करीब 8% टूटा। वहीं डिक्सन में गिरावट जारी। उधर मजबूत चार्ट से स्पॉटलाइट शेयर आईसीआईसीआई प्रू में मजबूती कायम। डिफेंस और कैपिटल मार्केट शेयरों पर बिकवाली की तगड़ी मार। दोनों इंडेक्स 2 से 2.5% कमजोर। सीडीएसएल और बीएसई वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। मार्केट शेयर घटने से यूबीएस की रिपोर्ट के बाद टूटा हीरो मोटोकॉर्प। शेयर करीब 2.5% नीचे। दिसंबर महीने में अब तक कंपनी का मार्केट शेयर 19% घटा। नवंबर में करीब 35% था मार्केट शेयर। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीडोर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इस शो में पिछले शो से राजेश पालवी और प्रकाश काबा बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बांग से विकास सालुंके और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे। इसके अलावा मार्केट के मेगा ट्रेंड्स पर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा से बातचीत होगी और मार्केट टेक्निकल्स पर केडियानोमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया से बात करेंगे। साथ ही रिटेल निवेशक जहां फंसे हैं ऐसे कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। एक नई सीरीज़ ये कहां फंस गए हम आशीष से जानेंगे आज एक ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में जहां पर रिटेल फंसा है। लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक नज़र मार्केट पर डालते हैं। निफ्टी करीब 250 पॉइंट नीचे। मिड कैप 900 पॉइंट नीचे है। जी हाँ, करीब 1.5% नीचे है मिड कैप इंडेक्स इस समय। और स्मॉल कैप, मिड कैप सबका बुरा हाल। एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:6 के करीब का एडवांस डिक्लाइन इस समय आपको दिखाई देगा और बहुत बुरा हाल है इस समय। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय डेलो पर हैं। बीएसई, कोफोर्ज, एशियन पेंट्स, नैल्को, सीडीएसएल, कल्याण ज्वेलर्स, हीरो मोटोकॉर्प, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो दिक्कत में है। सिर्फ 1-2 स्टॉक्स हैं ग्रीन में, उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे कि केन्स टेक 1.5% ऊपर है और डिलीवरी जो कि करीब 1% ऊपर है। वीरो जी हाँ, ये थी अब तक की छोटी सी समरी है जो आपने सुनी। और अब पैनल से बातचीत करते हैं। चलिए, राजेश पालवी जी और प्रकाश काबा सर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर विकास सालुके और नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल सेटअप थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक बाय और एक सेल कॉल रहेगा। सेल कॉल में है एमएनएम, जहाँ पे मुझे लगता है प्रेशर और बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। 3630 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा था, उसके नीचे एफएनओ भी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है नीचे में 3560 के टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को यहाँ पे सेल लेके जाना है। ऊपर में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 3660 का, तो 3660 के स्टॉप लॉस से इसको सेल कीजिए। 3560 का नीचे में टारगेट आते हुए देखने मिलेगा। बाय साइड में मुझे भारतीय एयरटेल यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट बेस, उसके बेस के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो भारतीय एयरटेल मेरा बाय साइड में कॉल रहेगा। ऊपर में 2140 का टारगेट यहाँ पे भारतीय एयरटेल में आते हुए देखने मिल सकता है। 2050 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 2050 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल को बाय किया जा सकता है 2140 के टारगेट के लिए। ओके, भारतीय टेल भी अब आपका एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड। एमएनएम शॉर्ट। अब देखिए जहाँ पे माफ कीजिए भारतीय बाय है, एमएनएम शॉर्ट है। एमएनएम पे जहाँ पे नंबर फिर भी ठीक ठाक थे, आज क्रैक होता हुआ। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग सभी को। देखिए, बैलेंस अप्रोच है, एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। तो सबसे पहले जो खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया है वो है डिलीवरी। डिलीवरी का स्ट्रक्चर, अगर हम मेजर स्ट्रक्चर देखें तो नो डाउट लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन जरूर बन रहे हैं, बट पिछले 3-4 दिनों से इस काउंटर ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से एक पुल बैक ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पुल बैक इस काउंटर में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 412 और 418 तक की अपसाइड के लिए। 412 और 418 के टारगेट होंगे। और रिसेंट जो स्विंग लो कल का था 396 का, तो 396 पर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा एंड डिलीवरी को खरीदारी करने की सलाह होगी। उसके अलावा जो बिकवाली वाला ट्रेड है यहाँ पर वो है जियो फाइनेंस। यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हमने देखा था। स्ट्रक्चर वीक है और गिरावट थोड़ी और गहराती हुई नजर आ सकती है। निचले स्तर पर 287 एंड 284, 287 284 तक की डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा
दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास 297 पर। ओके, अब चलते हैं गाबा सर के पास। गाबा सर बताइए, गुड मॉर्निंग, आपकी 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। दोनों शॉर्ट ही रहेंगे। फर्स्ट है मैक्स फाइनेंशियल वीक नजर आता है, सेल आउट एग्जॉशन नजर आता है, ट्रेड करा है 1668 पर, डाउनसाइड टारगेट 1650 का है, स्टॉप लगाना चाहिए 1680 का। तो मैक्स फाइनेंशियल। दूसरा स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है बजाज फाइनेंस, ट्रेड करा है 1016 पर, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1022 पर। पॉसिबल है कि डाउनसाइड 1000 देखने को मिल सकते हैं मैक्स फाइनेंस, सॉरी बजाज फाइनेंस। ओके, ये 2 ट्रेड्स भी हो गए। मेरे ख्याल से राजेश पालवे जी के 2 ट्रेड्स ले लेते हैं यहाँ पर। और बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर 1017 पे कंप्लीटली कोलैप्स। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, दोनों ही शॉर्ट साइड के ट्रेड है। पहला स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम। स्टॉक हालांकि अगर देखें तो एक अच्छे अप ट्रेंड में था, लेकिन अब मार्केट में जो प्रेशर बना है उसमें स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। डेली चार्ट पे एक वीकनेस यहाँ पे आते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट लोअर साइड का जो बन सकता है वो करीब 252 की तरफ स्टॉक फिसल सकता है। तो 252 के टारगेट के लिए शॉर्ट करने की सलाह है नेशनल एल्यूमिनियम। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 264 के आसपास। दूसरा स्टॉक शॉर्ट साइड का है वो सीमेंट स्पेस से अल्ट्राटेक सीमेंट। एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर स्टॉक में देखने को मिला। वीकली डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला, और सारे ही नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ऑलरेडी स्टॉक ब्रीच कर चुका है लोअर साइड पे। तो हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर यहाँ पे सेल किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड टारगेट आ सकते हैं इसके करीब 11,250 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 11,520 के आसपास। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम हमारे साथ मार्केट के मेगा ट्रेंड पर चर्चा करने के लिए फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। इस समय मार्केट पर भारी दबाव है, 2 दिनों से मैसिव सेलिंग और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप का तो बुरा हाल है। मतलब कई लोग कह रहे हैं निफ्टी भले ही कहीं भी हो, हमारा पोर्टफोलियो तो 22,000 के लेवल पर आ गया है। आपके हिसाब से इस समय इंडियन मार्केट में जो पेन है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, वो किस लिए है? ये ब्रॉडर मार्केट में तो पेन इस पूरी रैली में ही रहा है। ये रैली बहुत नैरो रही है। आप ब्रॉडर मार्केट भी छोड़िए, तो अभी मैंने लास्ट वीकेंड तक का डेटा देखा था कि निफ्टी तो 2-3% ही नीचे था अपने ऑल टाइम हाई से, बट इवन निफ्टी में भी 25 स्टॉक ऐसे थे जो 10% से ज्यादा डाउन थे फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई। तो वो तो अभी तक आप अगस्त में देखिए तो खाली 10% स्टॉक्स ही ऐसे थे जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे। और नॉर्मल जो औसत होता है वो होता है कि 40-45% स्टॉक्स अधिकतर आउट परफॉर्म करते हैं एवरेज पे। जब वो 20-25 पे आता है, बोलते हैं मार्केट नैरो हो गई। तो इस बार तो वो 10% पर आ गया था। और ये कुछ हद तक ये उसका मिरर इमेज है जो पिछले साल एकदम मैड तेजी आई थी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में। उस समय मैं जब भी बोलती थी कि थोड़ा रिस्क मैनेज करिए, इतना रिस्क मत लीजिए, तो मुझे सब तरफ से यही सुनाई देता था कि आप स्मॉल कैप स्कीम क्यों नहीं लॉन्च कर रही हैं, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमको नहीं चाहिए, हम हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न बनाएंगे। तो वो सोच ही गलत थी एक तरह से। और मैं आपको बताऊं तो पिछले साल जुलाई अगस्त तक तो ये हाल था कि लोग सोचते थे कि 30% कंपाउंडिंग तो कुछ है ही नहीं। और मैं खाली रिटेल निवेशक की बात नहीं कर रही, मैं अच्छे खासे फैमिली ऑफिसेस तक का भी ये मानना था कि रिटर्न बनाना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, आप रिस्क को छोड़िए बस रिटर्न बनाइए। तो वो उसका आपको दूसरी साइड नजर आ रही है, क्योंकि स्मॉल कैप का तो वैसे भी हिस्ट्री ये है। और ये मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, जब स्मॉल कैप बूम के दौरान भी मैंने बार बार लोगों को याद दिलाया था कि 2008-9 का जो स्मॉल कैप बूम था, उसके बाद 2000, उसके बाद जो मार्केट गिरी थी 2008-9 में, तो लगभग 80% गिरा था स्मॉल कैप इंडेक्स, 78% एग्जैक्ट में कहूँ। और इंडेक्स का वो लेवल आने में 8 साल लगे थे। और जब तक वो लेवल आया था, आपके वो 8 साल पुराने स्टॉक्स में से बहुत कोई बचे नहीं थे उस इंडेक्स में, क्योंकि ये इंडेक्स ही 18-20% बदलता है हर साल। और उसके बाद भी जो रैली आई थी, आपको याद हो 2018 के आसपास तक,
और 1 डेढ़ साल की बड़ी रैली आई थी, उसके बाद 2 तिहाई फिर घटा था इंडेक्स। तो ये तो इस इंडेक्स की, इस कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स की फितरत है। दूसरी चीज हम देख रहे थे कि सब सोचते हैं अरे स्मॉल कैप लेंगे वो मिड कैप बनेगा, वो लार्ज कैप बनेगा। लेकिन आप डेटा देखिए तो जो स्टॉक्स गिरते हैं लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप, उनकी तादाद हमेशा ज्यादा होती है उनसे जो ऊपर जाते हैं। ये चीज हम सोचते नहीं हैं। यही सोच लीजिए कि जितने स्टॉक्स अभी तक भारतीय बाजारों में जिनका आईपीओ आया है, जो लिस्ट हुए हैं, उसमें 2 तिहाई से ज्यादा तो अब ट्रेड भी नहीं होते हैं, मतलब उनका वैल्यू जीरो हो गया है। तो पहली चीज मैं आपके दर्शकों को कहूंगी कि जो कुछ भी आपके पोर्टफोलियो में है उसको ठंडे दिमाग से देखिए। ये नहीं सोचिए कि अरे इससे कैसे निकल जाए, इसमें तो इतना पैसा 100 में लिया था, अभी तो 60 का भाव है, जब 100 आएगा तब मैं वापस निकलूंगी इससे। तो वो गलत सोच है। बाजार को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने 100 में लिया था। आज के दिन में सबसे अच्छी जगह कहाँ है जहां आप निवेशित हो सकते हैं? तो दिल कड़ा करके वो पुराने स्टॉक्स को बेच के जो सही जगह है वहां पर जाइए। ठीक है मैडम, आता हूँ उस जगह पे भी जहाँ दिल मजबूत करके जाना है। बहुत अच्छे हैं वो लोग जो आपसे कह रहे हैं कि 30%। मैडम हमको तो कुछ लोग ऐसे भी मिले, बोलने लगे यार कोई ऐसा पीएमएस बताओ जो 40-45%। क्या करें, कोविड के बाद लोगों की जो अपेक्षा है ना मैम, ऐसी चरम पे चली गई थी कि पूछिए मत। बट मैम ये बताइए कि एक दो स्टोरीज पे आते हैं, फिर आएंगे एक ब्लेंडेड अप्रोच करनी चाहिए। लेकिन जो स्टोरीज पिछले कुछ समय में कोलैप्स हुई हैं सडनली, ईएमएस की पूरी स्टोरी जिसने इस पूरे कोविड काल के बाद हमें 2021, 22, 23, 24 में और इवन 25 में बड़ा पैसा बना के दिया, ये स्टोरी कोलैप्स हुई। एलएनटी का ईएमएस सेगमेंट में आने की घोषणा करना वो भी एक शायद एक पॉसिबल रीजन था। आपका व्यू क्या है मैम ईएमएस स्टोरी पे जो कोलैप्स हुई है पिछले 3 महीने में? देखिए, मैं पर्टिकुलर स्टोरी पे तो नहीं आऊंगी, लेकिन ये जो पूरा स्टोरी पे निवेश करने का ही बात हो सकता है अब कोई और स्टोरी होगी, तो इसलिए पुरानी स्टोरी को तो आप जाने दीजिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपके चैनल पे भी जरूर कहा होगा कि आपको सबसे आसान चीज जो आपको पता करना है कि किस सेक्टर में अति हो गई है, जहां ज्यादा फ्रॉड है, उसका एक अच्छा थंब रूल है कि जहां पर भी आपके बहुत सारे एनएफओज आ रहे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्री कैटेगरी हो, चाहे जैसे स्मॉल कैप लार्ज कैप टाइप की कैटेगरी हो, जहां भी सब, या नैस्डैक का आया था 2021 में, बहुत सारे नैस्डैक फंड्स लॉन्च हुए थे। तो जहां भी सबके सब भागे जा रहे हैं वो अधिकतर, और ये हम लोगों ने डेटा, अभी मैं 2 साल 3 साल का नहीं बोल रही हूँ, हमने 25-30 साल का डेटा देखा है कि कब आईटी फंड्स आए थे, कब फार्मा फंड्स आए थे। वो हमेशा लॉन्च होते हैं जब वो उस थीम का पीक होने वाला होता है। तो पीक से जस्ट पहले ही वो सारी चीजें आती हैं। आपको जो कहानी सुनाई जाती है वो भी उसी कैटेगरी में आती है कि सब, आपको जो भी कहानी बेची जा रही है, आपको लग रहा है कि मेरे दोस्त ने इसमें पैसा बना लिया, मैं रह गया या रह गई, तो आप वो वाला थीम खरीद लेते हो। और ऐसा भी नहीं कि एएमसीज को नहीं मालूम है ये चीज, लेकिन उनको मालूम है कि वहां पर एसेट गैदरिंग आसान है, उस समय पैसा मिल जाएगा, फीस बन जाएगी, भले ही इन्वेस्टर का परफॉर्मेंस नहीं आए। तो ये आप कोई भी जो थीम, ओके, देवीना मैम से हल्का सा अगर आप देखें टेक्निकल ग्लिच आया, संपर्क टूट गया। अभी जैसे ही स्थापित होगा दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में एक रिकवरी है और लगभग 40-50 पॉइंट की, यानी एक हल्का सा एक सेंस मिल रहा है कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन वो 50 डेमा पर सपोर्ट लेके आप लौट रहा है हल्का सा। मैम जुड़ गई क्या दोबारा? यस, ठीक है। ईएमएस से बातचीत हो गई। मैम अब आते हैं एक दो थीम जहां पे आपको लग रहा है कि इस वक्त आपका भी ये रुझान बढ़ा हो पिछले 1-2 महीने में, प्राइस को देखने के बाद, वैल्यूएशंस को देखने के बाद, अर्निंग्स को देखने के बाद, झुकाव आपका पिछले 2-3 महीने में किस तरफ बढ़ा है? आप लोगों ने खुद अपने पीएमएस में किस में अपना वेटेज बढ़ाया है? देखिए, कुछ चीजें तो वेटेज जो ओवरवेट है वो चल रहा है काफी समय से, 1.5-2 साल से भी, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स वाला कैटेगरी है, फार्मा वाला कैटेगरी है। इस साल में बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में बढ़ाया है, तो ओवरवेट तो नहीं है पर हमेशा जितना रहता है उससे अधिक है। अभी जो एफएमसीजी में ओवरवेट हो गए हैं इस साल, आईटी में थोड़ा सा ओवरवेट होगा। अब थोड़ा इस बार जो थोड़ा लार्ज कैप आईटी से थोड़ा मिड कैप आईटी की तरफ थोड़ा ज्यादा इस रीबैलेंस में गए हैं। और
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक नया सेक्टर जो हमारे पास लगभग नहीं के बराबर था, उसमें थोड़ा वेटेज बढ़ाया है। ओवरवेट तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन उसमें बढ़ाया है। तो ये लगभग होगा जहाँ पर हमारा भी, बाकी तो खैर बॉटम अप तो कोई केमिकल कंपनी भी आती हैं और कंपनीज कैपिटल गुड्स में भी कई कैटेगरीज में है निवेश, तो ये लगभग ये मिक्स होगा। ओके, चलिए देवना जी, इस कॉन्वर्सेशन को यहीं एंड करेंगे। थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं तो वो यहाँ पर आज रैप करेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस बाजार में उनकी क्या रणनीति है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। आपके फैंस ने मिस किया आपको, वैसे पिछले मंगलवार को आप नहीं थे तो मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है इस समय, खासतौर से बी ग्रुप में तो बुरा सीन है। अब बताइए आप इस समय क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? 2-3 टाइम फ्रेम पर अलग अलग पर्सपेक्टिव लेते हैं। मार्केट से मैं तात्पर्य जोड़ रहा हूं। पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर बातें करना चाह रहे हैं, पीसीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को दिखा दें। तो देखिए, अभी हमें लग रहा है कि जो हाहाकार लास्ट 2 दिन में होना था वो करीब करीब पूरा होने को आया है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, एक तरफ ये पर्सपेक्टिव बनेगा कि पॉजिटिव न्यूज पे भी आरबीआई की पॉलिसी के बावजूद बाजार घट गया तो टॉप इन प्लेस हो गया, वो कुछ कुछ पॉकेट्स में हो रहा है। तो एक बार के लिए अगर निफ्टी वापस 26,680 26,700 तक लौट आती है तो न कोई बहुत बड़ी बात होगी, न कोई बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि 25-26 हजार की बेस पर ये करीब 2-2.5% होता है। एक बार 26,700 लौटने के बाद अनुज, एक बड़ा रिवीजन है जो आपने मैंने एक तर्ज पकड़ी थी वीरे दी वेडिंग की। वेडिंग तो होगी, तो थोड़ा सा उसका मुहूर्त लगता है टलने लगा है, थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो रहा है। 26,600 से 700 तक जाने के बाद अगर वापस निफ्टी 25,200 तक गिर जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, और 25,200 के बाद फिर एक बार हम 26,700 आ जाए और उसके बाद क्या पता 24,500 की भी निफ्टी हो जाए 28,000 जाने के पहले। उसकी मानसिक तैयारी रखनी चाहिए। अभी तक का मानचित्र, अभी तक का नक्शा निफ्टी की चार्ट पर ऐसा है, और हर मंगलवार जैसे जो बदलाव आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। सेम निफ्टी की तर्ज पर अगर बैंक निफ्टी दोबारा से 61,500 तक चली जाए, आपको याद होगा करीब 2 महीने पहले आपने बैंक निफ्टी पूछा और मेरे मुंह से निकल गए 62,000, आपको थोड़ा सा विस्मय हुआ था। तो देखिए, बाजार विस्मित करता ही है, बाजार का काम ही है आश्चर्यचकित करना, और आश्चर्यचकित हुए बिना बाजार के साथ चलते जाना। 61,500 दोबारा वो लौट भी जाए तो वापस बैंक निफ्टी 56,000 हो जाएगी, ऐसा अभी तक का मानचित्र है। और बैंक निफ्टी में एक बड़ा पार्थक्य, सेपरेशन आ गया है। हमने अपने क्लाइंट्स को डीपली एक्सप्लेन्ड रिसर्च रिपोर्ट भेजी है कि जहां पीएसयू बैंक्स पे हमने एक टॉप कॉल कर दिया है। बैंक निफ्टी अगर नया हाई दिखाती भी है अगले 10-12 दिन में, तो भी मुझे चार्ट्स के ऊपर संभावना नहीं दिखती है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये कोई सा भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई सा भी अब नया हाई बनाएगा। पीएसयू बैंक्स लगता है लोअर टॉप क्रिएट करेंगे अगली राइज पे, और बैंक निफ्टी का राइज अब फोकस्ड होगा कोटक पे, कुछ हद तक एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे। एचडीएफसी बैंक ट्रम्प कार्ड है, दोनों साइड खेल रहा है। तो अनुज, बाजार में एक बार सिलेक्टिविटी और सीवियर हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी और सीवियर हो रही है, सेपरेट सेक्टर्स की सेपरेट चाल और विद इन सेक्टर्स अलग अलग चाल बनेगी। तो मैं आपके साथ आई एम हैप्पी, अगर टाइम है आज तो हम आपको सारे ही सेक्टर्स की 2-2 4-4 लाइन में समीक्षा दे देंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं उसी की। मार्केट में रिकवरी आ रही है, बाय द वे बैंक निफ्टी उसको लीड कर रहा है, और हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर बैंक निफ्टी एक बार के लिए ग्रीन में भी आ जाए। जिस तरीके से रिकवरी है, निफ्टी अभी भी खैर डीप इन द रेड है। सेक्टोरली कहाँ अच्छी थीम्स बन रही हैं, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक होंगे सुशील जी। तो बैंकों का तो सेपरेशन मैंने आपको बता ही दिया। अब जो एनबीएफसीज है वो सारे एक्सट्रीम ओवरबॉट होकर टॉपिश पोजीशन में है, और उनके डाउन ट्रेंड्स स्ट्रेंथन नहीं हो पाए हैं। तो मेरे को अगले अगले इस रिबाउंड में देखना है कि श्रीराम फाइनेंस अगर नया हाई नहीं बनाए, एलटीएफ नया हाई नहीं बनाए, तो ये एनबीएफसीज के स्टॉक्स भी हमारी शॉर्ट सेलिंग की लिस्ट में आ जाएंगे। मेटल्स पे हम काफी टाइम से सावधानी की बात कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 महीने से, और 15 दिन पहले से मेटल्स में शॉर्ट होना शुरू हो गए। 10-11% का डाउन मूव आ चुका है टाटा स्टील में, और वो जिंदल के भी स्टॉक्स ने अच्छी खासी मार खाई। अगले रिबाउंड में इनको भी, हिंडाल्को को भी और नाल्को को भी हम शॉर्ट सेल करेंगे। अगले रिबाउंड में हम और शॉर्ट सेल का बड़ा सौदा करेंगे, पिछले सौदे से भी बड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है लोअर टॉप्स इनमें बनना शुरू हो गए। ऑटोस की स्पेस में मारुति एक
डीपर करेक्शन का अपवाद बना हुआ है, क्योंकि मारुति बाकी सबसे पहले चल गया था। एक बार हो सकता है मारुति में 13,000 का भाव आ जाए और वो कॉलम ट्रिगर करेंगे जब मारुति 16,000 के नीचे इसके फ्यूचर चले जाए। पर दूसरे ही हाथ जो विरोधाभासों का बाजार है, अगर 357 के ऊपर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल निकल गया तो हमारा एक बड़ा बाई कॉल ट्रिगर हो जाएगा। कोई 200 रुपए की भी तेजी इस भाव से हो जाए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में, तो हमारी चार्ट्स को जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। तो अगर मैंने मान लो ये 2 लार्ज 4 व्हीलर्स पे डिफरेंस को देखा, हीरो मोटोकॉर्प जितना एक्सट्रीम ओवरबॉट हो गया, वो 10% एक बार करेक्शन दे दे और उसके बाद फिर वहां से 50% बढ़े, वैसे उसकी चार्ट से आई एम सॉरी, एक स्पीकर ब्लास्ट हो गया बीच में। हीरो मोटोकॉर्प के अलावा अगर बजाज ऑटो में कहीं करेक्शन बन ही नहीं रहा है, उसको हर भाव से हर घटावड़े में लेना है, तो ये हो गए ऑटोस के 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स। अब हम आ जाते हैं ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स पे। तो जो ओएनजीसी ऑयल इंडिया लिमिटेड को करेक्शन करना था कर दिया। आपकी बीपीसीएल एचपीसीएल में भी जो करेक्शन एक्सपेक्टेड था उस तरह का स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं बन पा रहा है, एक सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग बन रहा है। तो इनमें भी आगे पीछे तेजी का उछाला आएगा। अगर मैं कहता हूं कि आप अगर मेरे को पूछो कि निफ्टी के अंदर कौन से स्टॉक्स है जिनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है, तो एक आश्चर्यचकित कर देने जैसी चार्ट जिसपे बहुत स्ट्रक्चरली क्लियर सेटअप नहीं है, ये राइट्स इशू एक बार कंक्लूड हो जाए अडानी इंटरप्राइज का और कोई पता नहीं कि अचानक से 1,000 रुपया बढ़ जाए, तो इस तरह के कन्फ्लेग्रेटिंग मूव्स हमें दिखते हैं कि बहुत जोर का कोई ऊपर अप मूव 2-4 सिलेक्टेड स्टॉक्स में आ जाए और बहुत जोर के नीचे के मूव 4-5 स्टॉक्स में आ जाए। इसलिए इंडिविजुअल और फर्दर सेक्टर्स और स्टॉक्स पे बात करें उसके पहले आपके निवेशकों को एक सलाह मैं देना चाहूंगा कि हर रोज कमाने का नहीं होता है, कुछ दिन बचने के भी होते हैं। ये इंडेक्स नया हाई दे भी देगी और कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा बेतहाशा भाग भी जाएंगे, तो भी ये सावधानियों का बाजार है। अपने दिवाली के इंटरव्यू पे मेरे मुंह से एक बात निकली थी, आग का दरिया है, डूब के जाना होगा। ग्लोबल मैक्रोस की चिंताएं, लोकल मैक्रोस की चिंताएं, जियो पॉलिटिक्स, ये सारा बवाल और बढ़ेगा। खराब खराब खबरों के बीच में से कुछ स्टॉक्स में तेजी बनेगी और वहीं अंदर अंदर कुछ स्टॉक्स में करेक्शन बनेगा। तो पोजीशंस को छोटा रखना बहुत जरूरी है और निम्बल फुटेड रहना बिल्कुल जरूरी है। एफएमसीजी के स्टॉक्स में हमारी तेजी लगातार बनी हुई है। ओके सुशील जी, बहुत दर्शक पूछ रहे हैं कि मिड और स्मॉल कैप में क्या करें, क्योंकि बहुत बुरा फंसे हैं लोग। अभी हमको एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? नहीं देखिए, ऐसा है, वो हायर बीटा स्टॉक्स हैं, तो अगर निफ्टी का 3% का 2% का करेक्शन आता है और 10-20% करेक्शन हो जाता है और उसमें लोग उल्टी करने लगेंगे, जी उठा लेंगे, तो काम नहीं होगा। क्योंकि जब निफ्टी 10% बढ़ती है, यही स्टॉक्स 25-30% बढ़ते भी है। तो मेरे को तो अभी भी ये लग रहा है, अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सिलेक्टिविटी का बाजार है, पर अभी भी अच्छी खासी कमाई करने के लिए ये आप इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में कोई मोटे पैसे कमा लोगे, वो जगह नहीं है। वो जगह है तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ही। सिलेक्टिवली टाइम टू टाइम जब मार्केट बार बार वापस 26,700 की तरफ रैली करेगा, तो उसमें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को आप रीबैलेंस कीजिएगा, तब कौन से स्टॉक्स में से निकल के कौन से और स्टॉक्स में कंसोलिडेट करना है। ये पैनिक के अंदर माल बेचने में न तो बहादुरी है न समझदारी है। ये पैनिक के अंदर में पैनिक में तो मजबूर आदमी का माल बिक जाता है। बिल्कुल सही बात है, पैनिक में मजबूर आदमी का माल बिक जाता है, ये बात सही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तो इस समय आपके पास पिटारे में कोई स्टॉक है क्या, लॉन्ग या शॉर्ट, इस समय एकदम जैसे कहते हैं एकदम कन्विक्शन कॉल? सारे के सारे तो हाई कन्विक्शन कॉल दिए। 50% अडानी इंटरप्राइज बढ़ जाएगा, ये तो एकदम एक्सट्रीम बातें हैं, तो ये सारे वैसे ही हैं। कोई छोटे स्टॉक्स में? नहीं, छोटे स्टॉक्स के अंदर में देखिए बहुत एडवेंचर हो जाएगा। मैं एक आपको क्विक अपडेट, एक आईटी सेक्टर का बहुत जरूरी अपडेट रह गया है। आईटी के स्टॉक्स जिसमें हमने लगातार सुपरलेटिव आउट परफॉर्मेंस का दांव लगाया, वो बरकरार रहेगा, वो और ज्यादा एक्सपैंड करेगा कि हर पुलबैक में इनको लेना और इनमें आगे बड़ी तेजी है। पर उसमें एक अपवाद बीच में इन्फोसिस की चार्ट में बनने लग गया है कि इन्फोसिस की चार्ट पूरे सेक्टर के खिलाफ, पता नहीं क्या खबर इसमें पैदा हो रही है, चार्ट्स पहले से चीख रहे हैं। एक बार इन्फोसिस नया लो मार दे 1300-1330 का और उसके बाद इन्फोसिस में भी वो ऊपर की बड़ी चाल बने, तो वो इन्फोसिस का एक अपवाद है। बाकी के आईटी के स्टॉक्स हर एक पुलबैक में लेने के। ओके, चलिए, से इन्फोसिस में सिर्फ एक अपवाद है। शुक्रिया सुशील जी इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए, एक और टॉपिक जो हम गुरुकुल में डिस्कस करेंगे वो है आईपीओ से, ओवर प्राइस आईपीओ से या फैंसी आईपीओ से कैसे बचें। फैंसी आईपीओ से कैसे बचें, ये भी एक टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। और उसी से रिलेटेड अब हमारी जो अगली थीम है, इस समय मार्केट में जो लाल रंग छाया हुआ है, मिड कैप और स्मॉल कैप का बुरा हाल है, उसी में कुछ फैंसी नेम्स में से जो इन्वेस्टर्स ट्रैप हुए हैं
उनकी बात करेंगे। आशीष इस सीरीज़ को लेकर आए हैं। आशीष बताइए, आज सबसे पहले शुरुआत किस स्टॉक से कर रहे हैं आप? बिल्कुल, इस कड़ी में सबसे पहला स्टॉक है स्टैनली लाइफस्टाइल्स, और ये स्टॉक अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि 2024 जून में इसका आईपीओ आया था, और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आपको देखने को मिली है। ऑल टाइम लो पर फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। अब खास बात अगर आप देखें तो इसके जो लाइफ हाइज थे वो तकरीबन 627 के थे, 225 रुपए के आसपास ये स्टॉक आपको मिल जाएगा, यानी हाई से 65% की गिरावट है। ये तो हाई से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इशू प्राइस से देखें तो 369 का इशू प्राइस था, वहां से तकरीबन 40% की गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिली है। अब खास बात ये भी है कि अगर आप आईपीओ के दौरान इसकी बस को देखें तो ऐसा लग रहा था कि इससे बड़ी क्रांतिकारी कोई कंपनी है ही नहीं। सब कुछ सबसे बढ़िया अच्छा यही स्टॉक है, क्योंकि इसी के चलते अगर आप देखें तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था 97 टाइम्स का था, और रिटेल की तरफ से रिस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त, ऑलमोस्ट 19 गुना से ज्यादा जो है ये इशू भरा था। अब खास बात ये कि इसके अंडर परफॉर्मेंस की हाइप तो बहुत ज्यादा, लेकिन डिलीवरी कोई नहीं, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो मैं आपको पिछले 5 क्वार्टर का रेवेन्यू का ट्रेंड दिखाता हूं। आप देखिए, ग्रोथ आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। अब आप Q2 FY25 में 103 करोड़ की रेवेन्यू थी, अगले क्वार्टर में बढ़कर 110 करोड़ होगी, फिर 113 करोड़, और फिर लास्ट क्वार्टर में देखें तो केवल 109 करोड़ की रेवेन्यू, यानी ग्रोथ यहां पर सीक्वेंशियल तौर पर बिल्कुल पूरी तरीके से मिसिंग है। और सिर्फ सीक्वेंशियल तौर पर मत दिखे, आप FY25 के नंबर्स देखिए FY24 के मुकाबले ईयर ऑन ईयर, और जैसे रेवेन्यू तो हम देख ही रहे हैं, पिछले 5 क्वार्टर हमने देख लिए तो समझ गए कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप एबिटा में देखें तो पिछले साल के मुकाबले 4.5% की गिरावट है। 100 बेसिस पॉइंट जो है मार्जिन रिड्यूस हुए हैं, और मुनाफे में बिल्कुल ग्रोथ नहीं, बिल्कुल अनचेंज यहाँ पर आंकड़ा आपको देखने को मिला। अब दरअसल फाइनेंशियल्स में तो कोई डिलीवरी नहीं है। अब दिक्कत की बात यहाँ पर है कि वैल्यूएशन इतने स्टीप करेक्शन के बाद भी आप समझ सकते हैं कि बड़े महंगे हैं। 40 टाइम्स पर TTM-P चल रहा है, और FY25 में अगर आप देखें तो तकरीबन 21 करोड़ का इनके पास फाइनेंस कॉस्ट था, यानी डेट भी थोड़ी सी समस्या बनी हुई है। अब मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से देखें तो इतने बड़े करेक्शन के बाद भी 3 टाइम्स पर चल रहा है, और रिटर्न रेशियो सैटिस्फैक्ट्री नहीं है, 8-10% के आसपास है, और जैसे कि मैंने बताया कि डेट भी थोड़ा सा है, तो 0.7 टाइम्स का डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी वैल्यूएशन तो महंगे और फाइनेंशियल्स में कोई तेजी नहीं। ओके, वैल्यूएशंस महंगे हैं और फाइनेंशियल्स में कोई तेज़ी नहीं है। शुक्रिया आशीष। तो ये इकलौता स्टॉक नहीं है, और ऐसे कई स्टॉक्स हैं, और देखिए इसमें कई स्टॉक्स हैं जिसमें लोग फंसे हैं, तो एक एक करके रोज़ कोई ना कोई स्टॉक हम आपके लिए लेकर आएंगे। निफ्टी करीब करीब 130 पॉइंट नीचे है, और चलिए इस शो को समेट लेते हैं फिर। करीब 130 पॉइंट निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे, और इसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए कंचुनर श्रेया जुड़ेंगे आपके साथ।